अच्छा जी, तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको काम दिया था एक, हाउ डू फर्म्स ग्रो, ये टॉपिक आपने खुद पढ़ लेना है। मैं जल्दी से आगे जाऊंगा, कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे आइडिया हो जाएगा। वैसे तो आसान ही है ये। इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सर, इंटरनल में बिजनेस itself ग्रो होता है और अपने फाइनेंसेस इस्तेमाल करता है, और एक्सटर्नल में मर्जर और टेक ओवर। हम्म। इसका मतलब है कि आप मुझे बताओगे कि इंटरनल ग्रोथ का फ़ायदा क्या हो सकता है? यहाँ लिखा नहीं हुआ, वैसे पूछ रहा हूँ। अगर आप एक्सपैंड अगर आप एक्सपेक्ट थ्रू इंटरनल ग्रोथ तो क्या फ़ायदा है? सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी स्केल, तो वो क्या एक्सटर्नल ग्रोथ में नहीं आएगी? सर, आ सकती है सर। कल्चरल डिफरेंसेस नहीं होंगे एम्प्लॉयज में। ओके, ऑल राइट, क्योंकि द बिजनेस विल स्टिल रिमेन अंडर द सेम मैनेजमेंट। So who were actually taking decisions earlier, they are also responsible for the expansion of the business as well, and they will be taking all the decision. तो एक तो ये कि इस लिहाज से एम्प्लॉयज भी अगर वो फर्दर रिक्रूट कर रहे हैं तो सेम पॉलिसी के तहत ही कर रहे हैं। तो और जो स्टाइल उनका है, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को कर लो या द वे दे ट्रीट देयर एम्प्लॉइज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो एक तो ये बिल्कुल सही, तो कंट्रोल वुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु वर हैंडलिंग और मैनेजिंग द बिजनेस अर्लियर, या अगर वो ओनर्स के कंट्रोल में था तो इट विल स्टिल रिमेन इन अंडर देयर कंट्रोल। अच्छा, तो लेकिन इसमें जारी बात है, ये बात तो होती है, और आप चाह रहे हैं कि आप जो इमेज आपने मेंटेन किया हुआ है, जो स्टैंडर्ड आपने मेंटेन किया हुआ है, वो इट शुड रिमेन द सेम। एक्सटर्नल ग्रोथ में चूंकि माना कि इंटरनल ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, और चूंकि उसमें आपको खुद से फिर बिल्ड करना है, रिक्रूटमेंट करनी है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है। एक्सटर्नल बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उसमें तो आपने कुछ बिल्ड करना नहीं है। एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी देयर, रिसोर्सेज आर ऑलरेडी देयर, और मे बी देर आर सर्टन बिजनेसेस जो आप टेक ओवर अगर कर रहे हैं तो दे आर ऑलरेडी रनिंग। तो इसलिए आपको चलता चला है बिजनेस मिल रहा है, तो आपको सिर्फ शायद थोड़ी बहुत ही डाउन साइजिंग करनी पड़े, बाकी कोई इशू नहीं है। तो रैपिड है ये एक्सटर्नल ग्रोथ, लेकिन इसके अंदर वही इशू के क्लैशेस कैन कम इन टू प्ले, क्योंकि employees from different backgrounds, from employees from who were actually following different style of management, वो अब now they will be working together with other employees of the organization जो कि टेक ओवर कर रही है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, टीम वर्क में प्रॉब्लम आ सकता है। और ये कि फिर एक और चीज़ कि अब मैनेजमेंट अगर लेट से वो एक टेक ओवर नहीं है और मर्जर है, तो फिर तो शेयर होगा, फिर मैनेजमेंट भी शेयर होगी, तो उसमें फिर ऑल डिसीजंस जो है ना वो एक ओनरशिप जो बिजनेस की है जिनके पास, वो नहीं ले सकते। तो ऑफ कोर्स फिर कंट्रोल उस तरह से आपके पास रहेगा नहीं, और उसमें फिर हो सकता है आप वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन ना कर पाएं, या वो इमेज मेंटेन ना कर पाएं, या आप जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, नाउ यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक दोज डिसीजन, बिकॉज यू हैव टू सीक कंसल्ट, सीक एडवाइस, या सीक ओपिनियन फ्रॉम द अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि ओन करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, जिनके साथ आपने मिलके मर्ज किया है, या दोनों ने जो कि शेयर किया है ऑर्गेनाइजेशन को, या दोनों कंबाइन हो गए हैं, और हम तब बात कर रहे हैं तब भी वही ऐसे ही होगा। तो ये इश्यू तो बिल्कुल आएंगे, उसमें फंक्शनिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। और वो जो आपने अगर फर्ज किया कि अ, इतने सालों से जो इमेज बनाया हुआ है उस पर इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अब आप अकेले डिसीजन तो ले नहीं रहे। तो अच्छा, तो इसीलिए नॉर्मली होता ये है कि टेक ओवर जो है वो समझ आती है, एक स्ट्रांग बिजनेस एक वीकर बिजनेस को टेक ओवर करता है, तो ऑफ कोर्स फिर तो चलेगी उसी बिजनेस की ना जिसने टेक ओवर की है। तो मर्जर में तो नहीं होता ये, लेकिन चूंकि ये रैपिड एक्सपेंशन होती है तो इसमें डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी खतरा होता है। एकदम बिजनेस बड़ा हो गया और आप इकोनॉमी ऑफ स्केल से निकल के डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल में चले गए, क्योंकि इतनी रैपिड एक्सपेंशन हो गई ना ये तो उससे फिर कॉस्ट बढ़ सकती है, मैनेजमेंट इश्यूज, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, जो हमने पढ़ा भी हुआ है। तो ये मैंने कहा आपको जरूर बता दूं, यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन आ सकता है, ऑफ कोर्स एमसीक्यूज में जरूर आ सकता है। और इवन सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होते हैं P4 के अंदर, उसमें भी 2 नंबर का 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब दोनों का हमने देख लिया, फायदा नुकसान भी, एक्सटर्नल ग्रोथ का भी हमने फायदा नुकसान। अच्छा, इसमें ये कि आपका मार्केट शेयर एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कस्टमर शेयर हो गए ना दोनों के। तो और अब आकर आप बताते हैं कि नाउ इट इज द सेम ब्रांड यू वर बाइंग अर्लियर, लेकिन ओनली द
चेंज ऑफ नेम जो है ना वो हुआ है। और तो कस्टमर तो ऑलरेडी हैं, मार्केट शेयर आपका बढ़ गया, नाउ यू आर अ वन बिग कंपनी। अच्छा, टेक ओवर की बात हमने कहा, मर्जर ये ठीक है, समझ आती है, 50% से ज़्यादा या मर्जर। लेकिन इसमें मैंने आपको शायद बताया हुआ है ना, टेक ओवर दो तरह का होता है, फ्रेंडली टेक ओवर और हॉस्टाइल टेक ओवर, याद है? जी सर। ध्यान में है ना आपके? बता दो जरा। सर हॉस्टाइल में वो शेयर होल्डर्स से डील कर लेते हैं और शेयर होल्डर्स के जरिए कंपनी को टेक ओवर करते हैं। वेरी गुड। और उनको ऑफ कोर्स ज़्यादा प्राइस ऑफर करते हैं, यानी कि उनकी जो करंट मार्केट प्राइस होती है उससे ज़्यादा ऑफर करते हैं उन्हें, तो तभी वो शेयर बेचेंगे ना। ठीक हो गया। और फ्रेंडली में, तो होस्टाइल में शेयर होल्डर्स से मिलके करते हैं, इसका मतलब है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे डू नॉट वांट their shares to be sold to that company, या they do not want their business to be taken over by another company, ऐसी है ना? जी सर। तो फ्रेंडली टेक ओवर में क्या होता है? सर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स दोनों मिलके डील करते हैं। शेयर होल्डर तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन लेने हैं ये मैनेजमेंट के, वो तो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लेने। हाँ, ये हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन टेक द शेयर होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस बाय कॉलिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो भी है। तो ठीक है कि उसमें आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा फायदा इसी में ही है कि इसको टेक ओवर, कोई और बंदा टेक ओवर कर ले, तो शायद बिजनेस ज़्यादा बेहतर तरीके से चल पाएगा। और उसमें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शायद यही रहें या कुछ चेंज हो जाए, वो तो डिपेंड करता है ना बाद में। तो अच्छा, अब इंटीग्रेशन में चलो इकोनॉमी स्केल आ जाता है, इसको आप डेवलप कर लेंगे, हायर प्रॉफिट है, सेल्स क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी इसमें ऑफ कोर्स, मार्केट शेयर बढ़ गया, ये भी पता है आपको, बेटर रेपुटेशन हो जाती है, बेटर एबल टू कम्पीट इसमें आ गई। क्योंकि अब आप जहाँ जहाँ ब्रांचेज होंगी दोनों की, आपके ब्रांचेज अगर ज़्यादा हैं, इंटरनल ग्रोथ अगर हो रही है या एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, तो आपके जो राइवल बिजनेस था, अगर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी एरिया जो है ना, वहाँ पर भी आप सर्व कर रहे होंगे, कस्टमर्स को डील कर रहे होंगे, तो आपका रिस्क जो है वो स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज आइडियाज, जारी बात है दोनों बिजनेसेस इकट्ठे हो गए हैं, तो अगर हो गए हैं तो इंटरनल ग्रोथ में नहीं होगा ऐसे। हम तो इंटीग्रेशन की बात ही कर रहे हैं, जारी बात है, तो हम एक्सटर्नल ग्रोथ की ही बात करेंगे इसमें, इंटरनल की नहीं करेंगे। तो जारी बात है, वो नए आइडियाज शेयर होते हैं तो बिजनेस शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाता है, टारगेट्स टारगेट्स मीट कर पाता है। मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि कंपटीशन कम हो गया, ये आपको पता ही है, मैं ऐसे सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल ये फायदे इसने लिखे हुए हैं यहाँ पर, कंपटीशन कम हो गया ऑफ कोर्स, तो मार्केटिंग की कॉस्ट कम हो गई, मार्केट शेयर ज़्यादा हो गया तो रेपुटेशन बढ़ गई आपका, इकोनॉमी ऑफ स्केल से कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लार्ज कैपिटल दोनों का शेयर हो रहा है, आप फर्दर एक्सपेंशन कर सकते हैं। वर्कर्स को रैशनलाइज करेंगे क्योंकि अब ओवरलैपिंग जॉब्स आ गई हैं, तो यहाँ से भी कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। और आप अब बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाते हैं क्योंकि आपका बड़ा बिजनेस है, तो आपको सप्लायर भी लो कॉस्ट पे चीज़ें दे सकता है। बैड पब्लिसिटी, क्योंकि रैशनलाइजेशन है, वर्कर्स को निकालना पड़ जाएगा आपको, रिडंडेंसी की वजह से मोनोपोली इसमें क्रिएट की जा सकती है, और कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ये कंज्यूमर का तो नुकसान है। लेकिन इसमें हो सकता है कि आप इंटीग्रेट अगर करें और बाद में गवर्नमेंट बीच में आ जाए, जो मैंने हमने पढ़ा भी हुआ है, शायद कंपटीशन कमीशन हर मुल्क में होता है, तो ये देखिए कि भाई इनके ये होने से अव्वल तो, अगर ऐसा हो रहा है ना, तो पहले तो अप्रूवल ही लेना पड़ता है कंपटीशन कमीशन से कि क्या दो बड़े जाइंट्स जो हैं वो इकट्ठे मर्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर अप्रूवल नहीं भी लिया और आपने मर्ज कर लिया है, तो बाद में हो सकता है कि वो कंपटीशन कमीशन एक्शन ले और आपको कहे कि ये आप मर्जर जो है ना ये इलीगल है, ये नहीं कर सकते। तो इश्यूज आ सकते हैं अगर आपका बिजनेस बड़ा है और दूसरा भी बड़ा है, और बाकी या तो बिजनेस है नहीं या छोटे राइवल्स हैं, तो जो कि मार्केट को उस तरह से इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते, तो फिर प्रॉब्लम आपको आ सकता है। फिर लेस चॉइस फॉर कंज्यूमर्स एज नंबर ऑफ फॉर्म्स रिड्यूसेस, जाहिर बात है कंज्यूमर को ये नुकसान यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी नुकसान कंज्यूमर का भी है, आपका भी, और यहाँ पे भी कंज्यूमर का नुकसान नजर आ रहा है। फिर जॉब्स आपकी चली जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ऑफ कोर्स ये भी बिजनेस का तो नुकसान नहीं है। तो
लेकिन बहरहाल है तो सही। वर्टिकल में आए, आपको पता है वर्टिकल में फॉरवर्ड भी होती है, बैकवर्ड भी होती है। फॉरवर्ड आगे, जो अगली स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में बिजनेस है उसको आप टेक ओवर कर रहे हैं। तो अब आप, आउटलेट आपकी अपनी हो गई, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा रिटेलर चीज़ें बेचने के लिए, तो आसानी हो गई। कस्टमर्स की, चूंकि इंटरेक्ट करते हैं दुकानों पे जाके, कस्टमर्स तो दुकान पे ही जाते हैं, तो आप कस्टमर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, देन यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, क्योंकि सारी बात है अब रिटेलर भी आपका अपना है, तो अब आपको उसका प्रॉफिट भी आपका प्रॉफिट ही हुआ ना। तो अब और कंपीटिंग ब्रांड आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना ब्रांड रखेंगे, क्योंकि दुकान वो आपकी है। तो कस्टमर वंस एंटर योर शॉप, तो वो कस्टमर वुड एंड अप बाइंग योर ब्रांड्स ओनली, क्योंकि और तो कोई ब्रांड है नहीं उनके दुकान में। डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आपको, आप अपनी आउटलेट्स के थ्रू ही बेच रहे हैं। तो कंट्रोल क्यों चाहिए होता है आपको, पता है आपको क्या मतलब कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन पर क्यों चाहिए, बताओ। सर ताकि वो जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो प्रोडक्ट की इमेज से मैच करता हो। करता हो, दुकान जहाँ बेच रही है उसका इमेज भी तो हो उस तरह का। अगर आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रही हैं और वो दुकान जो है वो उस रेपुटेशन की नहीं है, तो होलसेलर ने थोड़ी ये देखना है कि कहाँ रेपुटेशन खराब हो रही है, उसने तो बेचना है। होलसेलर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप फिर अपनी आउटलेट के थ्रू बेचेंगे तो विल बी एबल टू मेंटेन दैट रेपुटेशन। और एक एलिमेंट ऑफ एक्सक्लूसिवनेस भी आ जाएगी कि भाई ये इन शॉप्स में ही मिलता है ये ब्रांड। जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ को आ जाएगी, जारी बात है, क्योंकि अब आप एक से ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, तो चांसेस जो है ना फेल होने के कम हो जाते हैं इस केस के अंदर। तो एक ही आ गया। फिर वरना ये है कि ना चीज़ बना रही है कोई ले नहीं रहा। अब ये तो नहीं ना, चीज़ बनाई है तो आप पॉइंट ऑफ सेल पे रखवा देंगे, तो वहां से कोई तो लेकर जाएगा ही। करियर अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज़ के लिए भी, कोई टर्शरी में काम करना है या मैन्युफैक्चरिंग में या प्राइमरी में, वो भी शिफ्ट कर सकते हैं इफ़ दे वांट टू। नॉन कंपटीशन, इससे कस्टमर्स को ऑफ कोर्स वैरायटी नहीं मिलती, क्योंकि वर्टिकल में कर दिया तो आपकी चीज़ें पड़ी होंगी ना दुकान में, तो दूसरों की तो नहीं होंगी, कस्टमर को प्रॉब्लम होगा। और एक्सपीरियंस आपका दूसरे सेक्टर में नहीं है तो आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इंटायरली डिफरेंट वे में डिफरेंट स्किल्स चाहिए होती हैं, टर्शरी सेक्टर में डिफरेंट स्किल्स चाहिए होती हैं। इसमें आपको क्लाइंट के साथ डील करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ओवरऑल अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी इंटरेक्शन होती ही नहीं है कस्टमर के साथ। अच्छा, बैकवर्ड है कि आप पिछली पिछली स्टेज में किसी से अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन अब सप्लायर का, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका है, क्योंकि सप्लायर आपका है। सप्लायर जो है वो अब बाकी मैन्युफैक्चरर्स को रिफ्यूज कर देगा चीज़ें देने से, पहले दे रहा था, अब सिर्फ आपको देगा। और अगर वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेचता है तो यू विल ऑलवेज हैव एन एज ओवर योर competitors. They have to find another supplier who can supply the raw material to them of the same quality, which is not that easy to find. या हो सकता है वो पैसे ज़्यादा मांग ले, तो फिर वो कॉस्ट पे आपसे प्राइस कंपैरेटिव नहीं होगा आपके मुकाबले में। अच्छा, रेगुलर सप्लाई आपको तो मिलेगी, क्योंकि आपकी कंपनी है तो आपको तो ऑर्डर टाइम पर देगी। अदरवाइज तो सप्लायर टाइम पर नहीं भी देगा ना, क्योंकि चलो नहीं दिया उसने टाइम पर, ज़्यादा ज़्यादा आप क्या करोगे, ज़्यादा ज़्यादा आप उससे नेक्स्ट टाइम नहीं लोगे। लेकिन यहाँ तो कंपनी ही आपकी है, तो इसलिए आप प्रेशराइज कर सकते हैं कि भाई टाइम पर चीज़ें चाहिए हमें, क्योंकि नुकसान कंपनी का ही होगा, वो भी कंपनी के पार्ट है, आप भी हैं। तो क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ द सप्लाईज कैन बी कंट्रोल्ड एज बिजनेस ओन द सप्लायर एज वेल। हम तो क्वालिटी किस किस्म की बनानी है, कौन सी क्वालिटी हमें भेजनी है, और कॉस्ट वगैरह, क्योंकि आपने अगर प्राइस को कम करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं कि हमें अपनी कॉस्ट भी कम करनी है, तो उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम की जा सकती है। ऑफ कोर्स वो सप्लायर का काम है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट करना है या ग्रो करना है जो भी, वो सप्लायर करेगा ना। तो वो चूंकि आपका ही है तो वही वो ये देखेगा ये भी। अदरवाइज सप्लायर को क्या है, कह रहे जी मैं बेच रहा हूँ, मुझे महंगी मिल रही है, मैं आगे महंगी बेचूंगा। लेकिन जब आपका वो बिजनेस का पार्ट है, तो फिर वो कुछ करेगा कि हैज़ टू टेक सम स्टेप्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दैट रॉ मटेरियल। अच्छा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अच्छा इसमें भी वही है कि आपको नहीं प्राइमरी सेक्टर का पता, तो आप माइट नॉट बी एबल टू रन इट वेल, जिससे इस इट कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस एज वेल, जो आप सेकेंडरी में या टर्शियरी में जहाँ भी ऑपरेट कर रहे हैं। कॉम्प्लेसेंसी, जी हमारा बिजनेस है, सप्लायर कह रहा है हमारा बिजनेस, तो हमारी तो कोई भी प्रोडक्ट रख लेगा,
रिजेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कौन सा एक्सटर्नल कस्टमर है। तो ये कहीं प्रॉब्लम कर सकता है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो रिफ्यूजल टू सप्लाई टू competitors में रिड्यूस चॉइस फॉर कंज्यूमर, ये तो समझ आती है हमें बात की। जब वो आपका सप्लायर कंपेटिटर को नहीं देगा तो कंपेटिटर चीज़ें नहीं बना सकेंगे, तो दे माइट लीव द मार्केट, तो फिर कंज्यूमर के पास चॉइस कम हो जाएगी। और कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन चूंकि इसमें तो आप किसी भी बिजनेस के साथ जो इंटायरली डिफरेंट इंडस्ट्री में भी मौजूद है उसके साथ आप मर्ज कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, तो रिस्क स्प्रेड हो गया, जारी बात है, क्योंकि दोनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। तो जरूरी तो नहीं है दोनों इंडस्ट्रीज में एक ही किस्म की सूरत हाल हो। एक में क्राइसिस चल रहा है तो दूसरा फ्लरिश कर रहा है, ऐसा होता है। अभी आप देख लो कि अगर अभी हमारी कोई अगर कॉटन, हमको इतने अच्छे बहुत ज़्यादा लेवल के गारमेंट्स नहीं बना रहे, जो कि एक्सपोर्ट्स हमारी थोड़ी बड़ी ज़रूर है, जो हमारी रेडीमेड गारमेंट्स हैं, लेकिन उतनी नहीं बड़ी। और ओवरऑल आपकी जो रॉ कॉटन है ना वो बिल्कुल भी एक्सपोर्ट हुई नहीं, जीरो। पाकिस्तान में इस दफ़ा जो रॉ कॉटन है वो जीरो एक्सपोर्ट हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आईटी इंडस्ट्री जो है वो तेज़ चल रही है, और वहाँ तो इस और वो फ्लरिश कर रही है, और इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ज़्यादा डिज़ायर किए जा रहे हैं, उनकी बड़ी डिमांड है। तो ये इस तरह से अगर आप कॉन्ग्लो में इंटीग्रेट करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, आप किसी भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस को डील करने की पोजीशन में होंगे, एंड यू आर मोर लाइकली टू सर्वाइव इन दैट टाइम पीरियड। न्यू आइडियाज एक्सपीरियंस, जारी बात है, दोनों डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो दोनों के पास कोई यूनिक आइडियाज होंगे या जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, रिगार्डिंग हाउ टू टैकल द हाउ टू टैकल इफ बिजनेस इज सफरिंग लॉस, और हाउ टू एक्सपैंड द बिजनेस, और मुख्तलिफ चीज़ें। तो हर बिजनेस में हो सकता है वो एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन दोनों बिजनेसेस फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री जब इकट्ठे होते हैं तो दे माइट हैव एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज टू, जो कि बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं इन ट्रबलिंग टाइम और इन द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। जॉब सिक्योरिटी, ये रिस्क चूंकि कम हो गया तो एम्प्लॉयज जो है ना, दे दे विल स्टे कॉन्फिडेंट कि हमारी जॉब जो है वो नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये बिजनेस लॉस में भी चल रहा है तो वो ये इट इट कैन बी सपोर्टेड बाय द बिजनेस इन अदर इंडस्ट्री, बिकॉज वो अच्छा चल रहा है, तो बंद नहीं होगा। लैक ऑफ एक्सपीरियंस ब्रिंग्स फेलियर, सारी बात है, दोनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज, आपको पता ही कुछ नहीं उसके बारे में। तो फिर प्रॉब्लम इन मैनेजिंग टू डिफरेंट बिजनेसेस टुगेदर, तो ये भी एक, दोनों इंटायरली डिफरेंट है, स्ट्रेटजी अप्रोच माइंडसेट वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो एक बंदा ऑफ कोर्स नहीं डील करेगा, उसके लिए आपको फिर अलहदा से, हमने जो बिजनेस में भी पढ़ा है कि फिर आपको कोई डिवीजन बनानी पड़ेगी ना, और उसके ऊपर डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा कि उसको आप देखें, अदरवाइज एक ही बंदा जो है वो दोनों इंडस्ट्रीज में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को डील नहीं कर सकता। और लास्ट आ गया प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ये आपको क्या समझ आई इसमें, ये कुछ आई भी कि नहीं आई? अच्छा ये, सर ये मैंने नहीं पढ़ा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम आपने ओवरऑल में पढ़ा भी नहीं हुआ। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, प्रिंसिपल आपको पता क्या होता है या एजेंट क्या होता है, ये पता है? कोई आइडिया है? सर प्रिंसिपल जैसे हेड स्कूल का, हो सकता है। स्कूल का प्रिंसिपल, स्पेलिंग तो वही वाले ही हैं जी। अच्छा, खैर कह दिया, हम उसमें भी वही प्रिंसिपल ही बोलते हैं, हेड आपने इसलिए कह दिया। प्रिंसिपल होता है हु इज एक्चुअली द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज या ऑर्गेनाइजेशन या गुड्स। मतलब एजेंट जो है ना, एजेंट सेल गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज द ओनर ऑफ द गुड्स विच आर सोल्ड बाय द एजेंट। तो हम इस तरह प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप को बनाते हैं। मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ, मैं आई वांट टू एक्सपोर्ट इट टू अनदर कंट्री, आई हायर एन एजेंट एंड दैट एजेंट सेल्स गुड्स ऑन माय बिहाफ। तो ऑन माय बिहाफ मतलब मैं भेज रहा हूँ, मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर। तो एजेंट ऑफ कोर्स माइट गेट अ सैलरी एज वेल, या एजेंट है ना, नॉर्मली अगर एक्सटर्नली हायर किए जाएं, हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो फिर कमीशन पे काम करते हैं, एम्प्लॉय हो भी सकते हैं, तो वो कमीशन लेते हैं और आपकी चीज़ें जो हैं वो बेचते हैं। लेकिन आप एक्सटर्नली भी हायर कर सकते हैं, मतलब वो एजेंट आप के एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा है, आप चीज़ें बेचेगा, कमीशन मिलेगा, नहीं बेचेगा तो नहीं मिलेगा। और वो एजेंट और भी लोगों की या और बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स भी लेकर जाता है और बेचता है। और वो एजेंट को चूंकि साउंड नॉलेज है, नोज व्हाट आर द हॉट स्पॉट्स वेयर द गुड्स कैन बी सोल्ड लाइक हॉट केक्स,
या जहाँ पर आपके पोटेंशियल कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, तो वो उसको आइडिया है इस चीज़ का। या अगर एक्सपोर्ट भी करना है तो वो जो लीगल कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है, वो ही और शी नो ईच एंड एवरीथिंग, एंड वो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजेंट। तो प्रिंसिपल को आसानी हो जाती है। अच्छा, ये इससे ही निकला है। तो अब प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है कि जब एजेंट प्रिंसिपल के ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्प्रोमाइज करता है टू अचीव हिज और हर ओन ऑब्जेक्टिव्स, जब ऐसा हो तो हम कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आ गई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ये ऐसे ले लो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बिजनेस को रन तो करते हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो ओनर्स तो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। सैलरी लेते हैं, ठीक है, वो इंटरनली आपने उनको इलेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, किसके बिजनेस को? शेयर होल्डर्स के बिजनेस को। वो जो चीज़ें बेच रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल की हैं और वो शेयर होल्डर्स हैं। तो आप उनके ब्याह पर काम कर रहे हैं। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, कि वो दे वुड लाइक टू एक्सपैंड द बिजनेस, दे वुड लाइक टू सेट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, तो रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो इसका मतलब है हेयर दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर। जो प्रॉफिट चाह रहे हैं उनको नहीं मिलना है प्रॉफिट, क्योंकि ग्रोथ में तो पैसा लगेगा, आएगा नहीं। और वो इसलिए क्योंकि वो दे वांट टू हैव मोर रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, और उनकी जो सैलरी है वो इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन रेवेन्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, एक एग्जांपल मैंने दिया, आ रही है। समझ आ रही बात की? यस सर। तो एक ये प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है। तो कि एजेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहा है, उसको प्रायोरिटी दे रहा है, तो वो फिर प्रॉब्लम आती है। और अगर ऐसे किया जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट। ये एजेंट की कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि दैट इज अ डिसएडवांटेज टू द प्रिंसिपल। तो ये आ रहा है। और आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकती हैं, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज में वादे तौर पे इसके एमसीक्यूज आते हैं, और सेक्शन ए में भी छोटा छोटा 2-4 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो मुझे कोई और एग्जांपल दोगी? एक तो मैंने दे दी है, सोच के दे दो। ऐसी कैसे प्रॉब्लम आ सकती है इस तरह की प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम? एक ना, अच्छा चलो, नहीं आपको आ रहा, कोई बात नहीं। एक किराएदार है और एक मालिक मकान है। अब किराएदार वो घर को इस्तेमाल कर रहा है, घर को मेंटेन भी कर रहा है, काम है उसका घर को सही रखना, वरना नहीं रखेगा तो फिर मालिक मकान पैसे ले लेगा आपसे, क्योंकि आप घर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेंटेन तो करना है ना। अच्छा, मेंटेन टूट फूट कोई होती है अगर तो, और वो इसीलिए ना, जब जो होते हैं ना मालिक मकान, वो आपसे जब किराए पे आप जाए ना तो आपसे स्टार्ट में एक सिक्योरिटी मांगते हैं। आपको है आइडिया किराए के मकान का? आप ऐसे अमीर लोग, आपको क्या पता किराए के मकान में क्या प्रॉब्लम होती है ना? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ वही ना। अच्छा, तो ना वो उसमें सिक्योरिटी मांगते हैं पहले, वो यही कि भाई आप घर में रह रहे हैं तो कुछ भी आप अगर टूट फूट करते हैं, कुछ होता है, तो हमें हमारे पास आपके पैसे होने चाहिए ताकि हम काट लें उसमें से। और ये भी कि आप भाग भी ना सकें किराया दिए बगैर। वह तो किराया शुरू में ही मांग लिया जाता है, लेकिन एनीवे, अच्छा, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो अब ये है कि वो जो क्या कहते हैं किराएदार हैं, वो ये कर रहे हैं कि डिले कर रहे हैं मेंटेनेंस को। अब मेंटेनेंस को डिले करें तो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। उनका काम था कि ईयरली आपने घर को मेंटेन करना है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अगर कोई वाइट वॉश वगैरह करना है तो वो तो आप कुछ करें ना करें, मकान तो पुराना होना ही है। तो वो किराएदार क्यों गए? प्रिंसिपल ने आपको पैसे दे दिए, प्रिंसिपल कौन? मालिक मकान। पैसे दिए, आपने करवाना है, वो करवा ही नहीं रहे। क्यों? उन्होंने पैसे अपने इस्तेमाल कर लिए किसी खर्चे के अंदर, और कह रहे हैं यार अगले साल करवा देंगे, उससे अगले साल करवा देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि वो किराएदार अपने इंटरेस्ट को देख रहा है और प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, और उससे वियर एंड टियर ज्यादा हो रही है मकान की। और बाद में फिर अगर वो करवाएंगे भी तो वो उस तरह से दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। तो ये भी एक प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम के तौर पर हो सकता है। ठीक हो गया ना?
जी सर। अच्छा ओके, ये हो गया डन। अब मैं आपको 1 मिनट में इसको, अच्छा जी ओके।